तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में देखें कहाँ तक कर लिए हम लोग। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में कहाँ तक पढ़ लिया है, तो हम लोग जो है टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ लिया, ठीक है, और टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ लिया। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस में क्या हो गया आप एक बार देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा कौन सा है, सबसे पहले टेंसाइल है, और दूसरा क्या है आपका, टेंसाइल के बाद क्या होगा, देखिए इसमें नॉर्मल होता है, नॉर्मल में टेंसाइल है। ठीक है, टेंसाइल है, कंप्रेशनल है, कंप्रेसिव है, और प्लस 30 एक है टेंसियर, और चौथा आपका है कौन सा, आपका यहाँ चौथा क्या, हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक है। ठीक है, और स्ट्रेन में आपने देखा, तो स्ट्रेन में आपका कौन कौन सा टाइप है, तो स्ट्रेन में आपने लॉन्गिट्यूडनल देखा, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और पहला ये हो गया, दूसरा क्या वॉल्यूमेट्रिक हो गया, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तीसरा जो आपका है वो कौन सा है, तो शियर है या टेंजेंशियल है, शियर टेंजेंशियल। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपने उसके पहले क्या पढ़ा तो वो जान लीजिए। तो आपने पढ़ा क्या कि डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या पढ़ा, डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ा आपने। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा स्ट्रेस, नहीं उसके पहले क्या पढ़ा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद आपने पढ़ा इलास्टिसिटी पढ़ा, इलास्टिक पढ़ा, प्लस क्या पढ़ा, प्लास्टिक पढ़ा। ठीक है, और ये इसके बाद जो है इलास्टिक लिमिट पढ़ा, इलास्टिक लिमिट पढ़ा आपने। ठीक है, इतनी चीज। चलिए हम जल्दी जल्दी आपको एक बार बता देते हैं। देखिए मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का मतलब है कि जगह, देखिए सॉलिड का बहुत सी प्रॉपर्टी है, पर ये मैकेनिकल का मतलब है अगर हम किसी सॉलिड पे क्या करें, अगर फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, अगर उसमें डायमेंशन में चेंजिंग हो, तब उस टाइप के जो है प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मगर अगर आपने उस पर क्या कर दिया, कैसा भी फोर्स लगाए, लोड रखा, तो उसके मैकेनिकल में जो चेंजिंग हो, मतलब डायमेंशन में जो चेंजिंग हो, लेंथ ब्रेथ हाइट या कुछ ऐसा, या कोई एंगल बदल जाए, तब उसको आप बोलेंगे क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग जानते हैं सबसे पहले देखना होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ये होता है अगर फोर्स लगा के फिर उसको हटा लें, तो जो भी चेंजिंग हुआ है उस बॉडी के अंदर वो फोर्स हटाते अपनी कंडीशन वापस आ जाए, तब उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। और इलास्टिक बॉडी क्या होता है, जिस पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी का शेप साइज चेंज हो जाए और फिर से फोर्स हटाने पर वो इतने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तब तो इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। अगर फोर्स लगा दे और बॉडी का शेप साइज चेंज हो जाए बट वो अपनी इनिशियल कंडीशन वापस नहीं आता, तो उसको प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। और इन दोनों फेनामेना को इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है कि अगर फोर्स लगाते हैं अप टू विच, ठीक है, अप टू विच या अबव द इलास्टिक या अबव दिस the body is not regain its original shape and size, then this force is known as क्या है, इलास्टिक। तो इलास्टिक मतलब है कि एक मैक्सिमम लिमिट तक क्या होगा, जब फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाए, पर अप टू विच अगर फोर्स अप्लाई करते हैं वो परमानेंट सेट हो जाए, अपनी इनिशियल कंडीशन नहीं आएगी, तब उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस होता है। तो अगर फोर्स क्या होगा, पर यूनिट एरिया लग जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। और स्ट्रेस में टाइप होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब अगर हम नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स लाएंगे तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। और नॉर्मल स्ट्रेस में होता है 3 टाइप का, होता है पहले टेंजेंशियल,
या टेंसाइल होता है, जब फोर्स लगाए तो सिर्फ लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसको हम टेंसाइल बोलेंगे। जब फोर्स लगाए तो उसका वॉल्यूम क्या कर जाए, वॉल्यूम में चेंजिंग हो जाए, तब उसको हम कंप्रेसिव बोलेंगे। और जब क्या करेंगे, फोर्स लगाएं और उसका एक सरफेस फिक्स है, दूसरा सरफेस डिफॉर्म हो जाए तो शियर बोलेंगे। हाइड्रोलिक में क्या होता है, अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का ज्योमेट्री नहीं चेंज होता है, तब उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक, ठीक है। और स्ट्रेन में क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि सबसे पहले द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। द चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। और स्ट्रेन में टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर और या टेंजेंशियल। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, जब क्या हो लेंथ में चेंजिंग हुआ तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम नोन एज जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल इज नोन एज शियर, या तो क्या होगा चेंज इन वन साइड ऑफ फिक्स सरफेस अपॉन फिक्स सरफेस इज नोन एज क्या हो जाएगा, शियर होगा। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके पहले अब आइए इसको अरेंज करते हैं। अब इसके पहले हम लोग का है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ होता है। देखिए क्या है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। पहले हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, ठीक है। क्या होता है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। इसका मतलब है जितना हम लोड अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। मतलब उसी हिसाब से वो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, तनेगा, फैलेगा। ये होता है एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाई। इसका मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे, जो भी बॉडी होगी, जो भी लेंथ होगा, उसका जो होगा या तो एरिया चेंज होगा, या तो लेंथ चेंज होगा, या तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसका मतलब लोड बढ़ाने पर एक्सटेंशन होता है। ये हो गया हुक्स लॉ का, ठीक है। अगर इसको और तरीके से बोलें अगर हम लोग, तो यहां बोलेंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही बात एक्सटेंशन डायरेक्टली लोड, और यही चीज यहां होता है। तो स्ट्रेस अगर हम इक्वल कर दें तो यहाँ एक वैल्यू ई आती है और स्ट्रेन ही रहता है। तो E इज इक्वल टू हो जाता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन आता है। क्या आता है, स्ट्रेन आता है। क्या आता है, स्ट्रेन। इस E का नाम क्या होता है, E को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही हमारा है, E का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी यूनिट की बात अगर करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो E को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से फोर्स का होता है स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। और स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस भी होगा, ठीक है। तो E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है मॉडुलस इलास्टिसिटी का टाइप पढ़ना। क्या पढ़ना, मॉडुलस इलास्टिसिटी का जो हम लोग के सिलेबस में है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो मैं इसको इरेज कर दूं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम लोग क्या जानते हैं, कितने टाइप का है। तो हम लोग के जो बुक में है, जो सिलेबस में है, वो है 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा टाइप है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है यंग मॉडुलस। क्या है, यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट होता है। सेकंड आपका होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये होता है नीटा से डिनोट। और थर्ड आपका होता है शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस या टेंजेंशियल, ठीक है, शियर मॉडुलस। क्या क्या होता है, 3 होते हैं हम लोग को जो पढ़ने मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी
क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 3 होती है यंग। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे क्या, स्ट्रेस अपान, क्या बोलेंगे, स्ट्रेस अपान, यहाँ पे हमारा होगा क्या, टेंसाइल, ये अगर इसको लिखते हम अगर टेंसाइल लिख सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें क्या लिखेंगे, यहां होगा कंप्रेशनल स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहां पे क्या होगा, थर्ड वाले में यहां पे हो जाएगा हमारा क्या, इसमें क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस और अपान जो है टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फार्मूला आगे की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट किसका, यंग मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और शियर मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं, तो शियर, देखिए इसको एक हो गया किसको, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस, एक मिनट, बल्क मॉडुलस को आपको बीटा से डिनोट करता है, शियर मॉडुलस को आपको नीटा से डिनोट किया था। तो अगर y इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स अपान एरिया और चेंज इन लेंथ कितना होगा, डेल एल अपान यल हो जाएगा। तो फार्मूला होगा एफ अपान ए और यहाँ एल अपान डेल एल हो गया, ये फार्मूला बन गया। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही हम अगर बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस होगा कितना, कंप्रेशनल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपान एरिया और अपान हो जाएगा कितना, डेल बी वॉल्यूम अपान वॉल्यूम हो जाएगा, माइनस इसलिए क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो एफ बाई ए और यहाँ होगा बी अपान डेल बी और माइनस के साथ रखिए। अगर और सॉल्व करेंगे तो पी मतलब प्रेशर में बोल जाएगा और बी अपान डेल बी, ये प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है शियर मॉडुलस होता है, और शियर मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम लोग क्या देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एफ बाई ए और यहाँ पे आ जाता है थीटा, और एफ बाई ए और थीटा की जगह हम लोग लिखें तो हम लोग का होगा एक्स या डेल एक्स अपान एक्स भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना चेंजिंग हो उसकी वैल्यू मान लें। तो इस तरीके से हम, अच्छा इसमें यंग मॉडुलस में और क्या हम लिख सकते हैं, तो यंग मॉडुलस में y इक्वल हो, अगर फोर्स हमारा क्या हो, फोर्स ये लोड हो जाएगा तो mg लिखेंगे, और एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको लेंगे, और एल अपान डेल एल में कोई चेंजिंग नहीं, वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो हर मटेरियल का यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस रिजिडिटी अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप के मटेरियल का यंग मॉडुलस अलग होता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के मटेरियल का आपका बल्क मॉडुलस अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप मटेरियल का आपका मॉडुलस आप क्या है, रिजिडिटी भी अलग होता है, मतलब हर मटेरियल का अलग अलग, जैसे डिफरेंट मटेरियल है तो इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, और डिफरेंट मटेरियल है तो तीनों की यंग मॉडुलस भी अलग होंगे, बल्क मॉडुलस भी अलग होंगे, सब एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो ये आपने देखा, ओवरऑल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है जल्दी से कि आप जो है सॉलिड मैकेनिज्म में कहाँ तक समझ सकते हैं। ठीक है, तो आया समझ में, देख लीजिए आप। ओके, तो आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे।